नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी आज आपके सामने लेकर के आया हूँ समूह गत्यात्मकता। ग्रुप डायनेमिक। समूह गत्यात्मकता समूह के अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहार का क्षेत्र सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। वारम एवं बॉयम ने सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में कहा है कि वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, भावनाएं एवं विचार अन्य व्यक्तियों के विचार अथवा व्यवहार से प्रभावित होते हैं। मनोविज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ समाज में ही होता है तथा जीवन पर्यंत समाज में रहकर ही अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियां करता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक समूहों का निर्माण करता है। समूह का सदस्य होने के कारण व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति तथा व्यवहार का प्रभाव समूह पर पड़ता है तथा समूह के अन्य व्यक्तियों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। समूह के कारण ही व्यक्ति में सामूहिक प्रवृत्ति का विकास होता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत न केवल व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अपितु समूह के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। इसी कारण शिक्षा मनोविज्ञान इस क्षेत्र में रुचि लेता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है एवं विद्यालय में शिक्षण की सफलता अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जिसमें महत्वपूर्ण तत्व एक प्रभावी अधिगम समूह के रूप में कक्षा की प्रकार्यात्मकता है। समूह जीवन से संबंधित है, जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी की समान महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय की परिस्थिति में बालक कक्षा के भीतर खेल के मैदान में समूह में अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ पर हम समूह गत्यात्मकता समझने से पूर्व पहले हम समूह का अर्थ समझेंगे। समूह समाज के अंग होते हैं। समूह के सदस्य अपने स्वभाव, आचरण, बुद्धि तथा कार्य में परस्पर कितने ही भिन्न क्यों न हों, परंतु समूह के सदस्य के रूप में विशिष्ट अनुभव करने, सोचने तथा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अर्थ एवं परिभाषा। समूह व्यक्तियों की एक इकाई है जिसमें पारस्परिक संबंध होते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो समूह का निर्माण करते हैं। व्यक्ति समूहों में अल्प समय के लिए किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकत्रित होते हैं। शिक्षक होने के नाते समूहों में हमारी रुचि है वह अन्य समूहों से भिन्न होती है। कक्षा समूह की विशेषताएं भी अन्य समूह से पृथक होती हैं। इसी संदर्भ में मिल्स ने कहा है कि समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक इकाई है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए संपर्क में आते हैं और संपर्क को सार्थक समझते हैं। कैली के अनुसार व्यक्ति का संगठन ही समूह हो जाता है। इसके सदस्य सामान्य उद्देश्य स्वीकार करते हैं। इसकी संप्राप्ति के लिए आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। कैटल ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि समूह मनुष्य का वह संगठन है जिसमें आपसी संबंधों के माध्यम से अपनी कतिपय आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। व्यक्तियों का यह दल अपनी आवश्यकताओं को चेतन रूप में व्यक्त करता है, यांत्रिक रूप में अस्तित्व बनाए रखता है।
मानव समूह की विशेषताएं। समूह मानव में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी देखने को मिलते हैं। मानवीय समूह को पशु पक्षियों से भिन्न करने के लिए उनकी कुछ विशेषताओं पर दृष्टिपात करना जरूरी है। अभिप्रेरणात्मक आधार। समूह के सदस्यों का एक सामान्य उद्देश्य होता है ताकि उनकी गतिविधियां लक्ष्य केंद्रित हों। विभिन्न समूहों के मध्य लक्ष्य यानी अभिप्रेरणात्मकता का आधार भिन्न पाया जाता है। अभिप्रेरणा अंतिम लक्ष्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, संगठन। समूह का संगठन उसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है। समूह का संगठन सत्ता के संदर्भ में होता है। संगठन की प्रकृति प्रायः पदानुक्रम होती है, जिसमें सत्ता शीर्ष स्थान अथवा उच्चतम पदाधिकारी के पास होती है। संगठन की प्रकृति प्रजातांत्रिक भी हो सकती है। समूह में व्यक्तियों की भूमिका सुस्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। समूह के अपने नियम, कानून, कायदे, मानदंड निर्धारित हों ताकि समूह के सदस्य मजबूती से न केवल एक दूसरे से बंधे रहें अपितु समूह के सदस्यों के व्यवहार को भी नियंत्रित कर सकें। अंतः निर्भरता। समूह के सदस्य आपस में एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के मध्य अंतःक्रिया उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है, जिससे संपूर्ण समूह प्रभावित होता है। यह भी देखा जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से भी प्रभावित होते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। समूह के प्रकार। समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने समूह के विविध प्रकार बतलाए हैं। इनमें से हम कुछ प्रमुख देखते हैं। हर्बर्ट एवं थैलन ने अपनी पुस्तक डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप्स में समूह के 3 प्रकार बतलाए हैं। आमने सामने का समूह। इस प्रकार के समूह का निर्माण तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार के समूह में समूह के सदस्य एक निश्चित स्थान पर या निश्चित समय पर मिलते हैं और प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट, ठहरा हुआ समूह। ये समूह ऐसे हैं जो निरंतर बने रहते हैं। इनकी पृष्ठभूमि में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। ये समूह में सदस्य किसी समय घनिष्ठता का अनुभव करते हैं तो कभी घनिष्ठता का अनुभव नहीं करते। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं ठहरे हुए समूह का परिवार एक ऐसा ठहरा हुआ समूह है जो निरंतर बना रहता है। बालक परिवार के नियमों एवं नियंत्रण से प्रभावित होता है, लेकिन किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही बालक परिवार से प्रभावित होता है। परंतु किशोरावस्था के बालक के कार्यों की निर्णायक भूमिका अकेले परिवार की नहीं रह जाती है। अमूर्त समूह। ये ऐसे समूह होते हैं जो सदस्यों के मस्तिष्क में स्थान और समय से संबंधित अपनत्व एवं अधिकार की भावना बनाए रखते हैं। जैसे ये मेरा धर्म है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा व्यवहार है,
या ये मेरा व्यवसाय है, ये मैं इस जनमत का हूँ। इस प्रकार के विचार इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी इस प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं। कूले महोदय ने समूहों का वर्गीकरण करते हुए कहा है कि ये समूह 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक समूह, इनके अंतर्गत आमने सामने के घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग पाया जाता है, जैसे परिवार। नेक्स्ट, द्वितीयक समूह है। इनमें घनिष्ठ व्यक्तिगत तथा उष्ण संबंध नहीं पाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक दल। समूह गत्यात्मकता, समूह गतिकी की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि कोई भी समूह समाज का ही अंग होता है। यदि समाज में परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से समूह में परिवर्तन होंगे ही। समूह गतिकी इसी समूह परिवर्तन से संबंधित अवधारणा है। समूह गत्यात्मकता की अवधारणा का प्रतिपादन सन 1945 में कुर्ट लेविल ने किया था। उनके मतानुसार समूह गत्यात्मकता का तात्पर्य है कि किस प्रकार के समूह में किस दिशा में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। यहाँ समूह गत्यात्मकता का हमने समूह का अर्थ आदि देखा। अब हम गत्यात्मकता का अर्थ और परिभाषा देखते हैं। गतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फोर्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है समूह के अंदर की क्रियाशीलता। गत्यात्मकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए फिशर महोदय कहते हैं कि समूह गतिकी अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जो उन सामाजिक बलों या दबावों पर प्रकाश डालता है जिनसे छोटे समूह में व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। द्विवेदी के अनुसार समूह गत्यात्मकता का तात्पर्य समूह की अंदर होने वाले परिवर्तनों से है तथा इसका संबंध एक विशेष सामाजिक परिस्थिति में समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिक क्रियाओं तथा उन्हें प्रभावित करने वाली शक्तियों से है। समूह में होने वाले परिवर्तन संरचनात्मक भी हो सकते हैं और प्रकार्यात्मक भी हो सकते हैं। संरचना परिवर्तन समूह की संरचना के विभिन्न तत्वों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं, जबकि प्रकार्यात्मक परिवर्तन वे हैं जो समूह के विभिन्न कार्यों, सदस्यों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों, सिद्धांतों तथा समूह संबद्धता में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं। कुर्ट लेविल महोदय ने बताया कि समूह में होने वाले परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों दशाओं से प्रभावित होते हैं। जब समूह के सदस्य के द्वारा नवाचारों को अपना लिया जाता है तो धीरे धीरे सभी अपनाने लगते हैं तथा संपूर्ण समूह में परिवर्तन की दशा उत्पन्न हो जाती है। यह परिवर्तन प्रायः आंतरिक दशाओं से प्रारंभ होता है, जबकि दूसरी ओर जब नए विचारों एवं नवाचारों की उत्पत्ति समूह के बाहर होती है, लेकिन संपर्क और आदान प्रदान के द्वारा वह नवाचार अन्य समूह में भी परिवर्तन की दशा उत्पन्न कर देता है। जैसे ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तन संपर्क एवं आदान प्रदान परिवर्तन पर निर्भर करते हैं, यथा आंगनबाड़ी कार्यक्रम, कृषक समूह चर्चा, टेलीविज़न पर चर्चाएं, रेडियो आदि पर परिचर्चाओं के द्वारा
उत्पन्न नियोजित परिवर्तन संपर्क समूह परिवर्तन की दशा को स्पष्ट करते हैं। कोर्ट लेविल महोदय ने आंतरिक परिवर्तन के कारकों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि समूह के आंतरिक परिवर्तन के ये 3 मुख्य कारक होते हैं। सदस्यता में परिवर्तन, सभी प्रकार के समूहों का अस्तित्व, चाहे वह आमने सामने का समूह हो, ठहरा हुआ समूह हो या अमूर्त समूह हो, उसके सदस्यों पर निर्भर करता है। सदस्यों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, यथा सदस्यों का हटना या नए सदस्यों का जुड़ना या नेता में परिवर्तन आदि समूह में परिवर्तन लाते हैं, तो इसे समूहगत्यात्मकता कहते हैं। नेक्स्ट, परिस्थिति में परिवर्तन। समूह को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए या क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए परिवर्तन के साथ या परिस्थितियों के साथ अनुकूलन बिठाना ही होता है। जैसे महामारी आ जाए, भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए आदि के कारण समूह में नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं। ऐसी स्थिति के कारण समूह की कार्य प्रणाली एवं अनुकूलन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है और इससे समूह में संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। समाज की संस्कृति उस समाज के समूह की स्थिति, स्वरूप एवं कार्यों को निर्धारित करती है। औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा का प्रचार प्रसार, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण आदि के कारण समूह में सांस्कृतिक परिवर्तन हमें परिलक्षित होते हैं। ये कारक न सिर्फ सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में समर्थ होते हैं, अपितु नियोजित ढंग से समाज की संरचना एवं कार्यों को भी प्रभावित करते रहते हैं। आधुनिक समाज नवाचारों के कारण पारंपरिक समाज से बिल्कुल हमें भिन्न दिखाई देता है। कोर्ट लेविल महोदय ने शिक्षा के संदर्भ में कहा है कि व्यक्ति की मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने में व्याख्यान पद्धति की तुलना में समूह परिचर्चा पद्धति अधिक सहायक सिद्ध होती है। कोर्ट लेविन का मानना है कि समूहगत्यात्मकता के आधार पर ही समूह की प्रकृति, समूह की संरचना, उसके कार्यों, संगठनों के अंतर संबंधों को समझा जा सकता है। समूह गतिशीलता तथा शिक्षा। विद्यालय में छात्र को समाज तथा समूह में उचित प्रकार से समायोजित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक के द्वारा ध्यातव्य बिंदु जो उसे ध्यान रखने योग्य होते हैं। सामूहिक चेतना का विकास। बालकों में सामूहिक चेतना का विकास किया जाए। इसके लिए खेल, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और सामूहिक कार्य आयोजित किए जा सकते हैं। समाज तथा विद्यालय के आदर्शों को प्रस्तुत करना। परंपराओं तथा लक्ष्यों को प्रस्तुत करना। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, चाहे वह विद्यालयी पर्व हो या अन्य हो। देशभक्ति की भावना का विकास करना बालकों में। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल कूद हैं, प्रतियोगिताएं हैं, अंताक्षरी हैं आदि का आयोजन करके बालकों में विकास करना चाहिए। सामूहिक कार्यों का उत्तरदायित्व देना। सामूहिक कार्य जैसे विद्यालय में विविध सामूहिक कार्य
होते हैं, जैसे खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, कोई अंताक्षरी होती है, कोई राष्ट्रीय पर्व होता है, उस समय बालकों को उत्तरदायित्व देना चाहिए। एक दूसरे की सहायता व सहयोग करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत कार्य हो या विद्यालय से संबंधित कार्य हो। स्वस्थ प्रतियोगिताओं का आयोजन, शिक्षक को यह महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह किसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करे तो वह स्वस्थ होनी चाहिए, बालकों में हीन भावना विकसित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।